इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ये तो हमें समझ में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या हैं? एक तो ये जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें एक एलिमेंट ऑफ पब्लिक गुड देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई रोड बनवाई, हाईवे बनवाया, कोई स्कूल बनवाया, कोई हॉस्पिटल बनवाया, ऐसा जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक एलिमेंट ऑफ पब्लिक गुड देखने को मिलता ही मिलता है। पब्लिक को फ़ायदा होता है, पब्लिक को मुनाफा होता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन की वजह से। दूसरा, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देखने को मिलती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल बनवाएगा, इस हॉस्पिटल को बनवाने की जो कॉस्ट है उससे कई ज़्यादा इस हॉस्पिटल की वजह से मुनाफा होने वाला है, इस हॉस्पिटल की वजह से फ़ायदा होने वाला है, इस हॉस्पिटल की वजह से बेनिफिट होने वाला है। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जब क्रिएशन किया जाता है तो लॉन्ग टर्म में उससे बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, फ़ायदा ज़्यादा होता है। और तीसरा, हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन देखने को मिलता है। पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन देखने को मिलता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन डोमिनेशन किसका है? पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन है। बहुत सिंपल, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या हैं? एक तो ये जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें एक एलिमेंट ऑफ पब्लिक गुड देखने को मिलता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देखने को मिलती है। और तीसरा, हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन देखने को मिलता है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या कहना है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2040 तक वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगभग 79 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या कहना है? वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी $79 ट्रिलियन बाय 2040। और ये क्या दिखाता है कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर ब्रॉडली बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? ये जितना भी पावर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इकोनॉमी को पुश करने के लिए, जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए क्रिएट किया जाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसका क्रिएशन किया जाता है सोसाइटल चेंज के लिए। फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है सोसाइटल चेंज के लिए, इसे बुलाया जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुलाया जाता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुलाया जाता है। ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें कंपैरेटिवली कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। और ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें कंपैरेटिवली पैसे का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम होता है। बहुत सिंपल बेसिक सी बातचीत। एक टर्म और है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई भी ऐसा असेंशियल सिस्टम, फैसिलिटी या एसेट जिसके बंद होने की वजह से या जिसमें थोड़ा बहुत डिस्रप्शन आने की वजह से सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें थोड़ा बहुत भी डिस्रप्शन आने की वजह से सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर बहुत हैवी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर है, पावर प्लांट्स हैं, पावर ग्रिड्स हैं। अब एक दिन के लिए भी इनमें छोटा मोटा डिस्रप्शन आ जाए तो पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वाटर सप्लाई है, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं। सोच के देखो, एक दिन के लिए अगर पानी की सप्लाई ना हो तो कितना बड़ा सोसाइटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें अगर थोड़ा बहुत भी डिसरप्शन आए तो उसका बहुत हैवी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। फिर सवाल आता है कि ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है
इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। एक तो हमें समझ में आता है कि जितना बढ़िया हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसकी वजह से तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्टिविटी लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्टिविटी लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है। आप बढ़िया रोड बनवाओ, आप बढ़िया हाईवे बनवाओ, आप बढ़िया इंडस्ट्री लगाओ, अगर आप बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करोगे तो तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्टिविटी लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरा, रीजनल डिस्पैरिटीज़ में कमी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैकवर्ड एरिया है, उसमें आपने बढ़िया रोड बनवाई, उसमें आपने बढ़िया हाईवे बनवाया, उसमें आपने बढ़िया कोई इंडस्ट्री लगवा दी, उसमें आपने कोई बढ़िया स्कूल बनवा दिया, तो वो जो बैकवर्ड एरिया है वो भी डेवलप करेगा, वो भी ग्रो करेगा, और जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन की वजह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैकवर्ड एरिया है, कोई ऐसा एरिया है जो कि एडिक्वेटली डेवलप नहीं है, उसमें आपने कोई स्कूल बनवा दिया, तो वहाँ जो रहने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, पढ़ लिख के एडुकेट होंगे, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उस एरिया में आपने कोई अच्छा हॉस्पिटल बनवा दिया तो अब जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होगा उसकी वजह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन किया जाता है तब आपको लेबर की ज़रूरत होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर दिया, आपने कोई फैक्ट्री बना दी, आपने कोई हॉस्पिटल बना दिया, आपने कोई स्कूल बना दिया, उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए भी आपको लेबर की ज़रूरत होती है, आपको लोगों की ज़रूरत होती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, और ये तो 10-15 साल में ही हुआ है। पहले क्या होता था, गांव तक पानी नहीं पहुंचता था बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हो रहा है तो जो अर्बन एम्यूनिटीज़ हैं उनको रूरल एरियाज़ तक पहुंचाया जा सकता है, और इसकी वजह से रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट को भी इंश्योर किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल सिक्योरिटी में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करती है, और बॉर्डर रोड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल सिक्योरिटी में। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर फाइनली, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होता है तो फास्टर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है। देखो, ये ऐसा टॉपिक है जिसको रटने की या पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ है, अगर आपको ये समझ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी में और सोसाइटी में क्या रोल है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको आप खुद से भी लिख सकते हो। सवाल ये आता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है, फंडिंग के वेरियस मॉडल्स कौन से हैं। एक है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल बेसिकली वो मॉडल जहाँ पे सरकार पूरा का पूरा पैसा लगाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, उसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए प्राइवेट कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पैसा लगाती हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। और तीसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए। ये जो पीपीपी मॉडल है इसके कई सारे सब टाइप्स हैं, सब टाइप्स के बारे में आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, ये आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब फंडिंग की बात आती है तो 3 मॉडल्स चलते हैं। एक है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल जहाँ पे पूरा का पूरा पैसा सरकार लगाती है। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल जहाँ पे पूरा का पूरा पैसा कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लगाती है। और तीसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जहाँ पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए। अच्छा, ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन है इसमें सरकार ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनफैक्ट पिछले 5 साल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का वो बहुत रेडिकली इंक्रीज हुआ है, उसको बहुत रैपिड पेस पे बढ़ाया गया है। इसका स्टैट क्या कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में 3.3 टाइम्स ज़्यादा होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 20 में हम जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे उससे लगभग 3.3 टाइम्स ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे हम फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो सरकार बहुत हैवीली फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के ऊपर, जो कि अच्छी बात है।
बिकॉज फ्यूचर में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यही हमारी सोसाइटी को, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि इज देयर एनी नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और आजकल तो जब भी बात होती है कि सरकार किसी चीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है तो बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देते हैं, कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो यहाँ भी एक सवाल आता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है, और इसका एब्सोल्यूट आंसर है हाँ, हमें प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है और उस क्रिएशन के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इस बैकड्रॉप में ज़रूरी हो जाता है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन को एडिक्वेटली एंश्योर किया जा सके। दूसरा, मैनेजरियल इश्यूज होते हैं पब्लिक सेक्टर में, ये तो हमें समझ में आता ही है। हाई लेवल का करप्शन देखने को मिलता है। हमारे जो सरकारी काम करने वाले लोग हैं वो लेट लतीफ़ हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे प्रोजेक्ट को, इनडेफिनेटली प्रोजेक्ट लटका हुआ है। जब ऐसी चीज़ों की बात आती है तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है वहाँ पे एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिलता ही मिलता है। फिर तीसरा, ये जो टेक्नोलॉजी है वो आए दिन चेंज हो रही है, और दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, पब्लिक सेक्टर के हाथ में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किए बिना हम एडिक्वेटली टेक्नोलॉजी के साथ में अपग्रेडेड नहीं रह सकते हैं, तो इस वजह से भी प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। और फिर चौथा, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एक क्लिक पे अवेलेबल हैं, और इतना लंबा चौड़ा पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे आता है हमारी कंट्री में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। तो उसको क्यों छोड़ें, उसको भी लेते हैं, उससे अपने कंट्री को डेवलप करते हैं, उससे अपने इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। और ये वो फॉलोइंग रीजंस हैं जिनकी वजह से ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके क्रिएशन में प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ चढ़ के इंक्लूड किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के सामने प्रेजेंट चैलेंजेस क्या हैं? हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में, लेकिन ये जो पीपीपी मॉडल है इसकी पुअर फंक्शनिंग देखने को मिली है। बेसिकली जब प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। कभी टाइम ओवररन देखने को मिलता है कि जितने टाइम पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करना था उतने टाइम में नहीं किया गया। कभी कॉस्ट ओवररन देखने को मिलता है कि जितने पैसे में हमने सोचा था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा उससे कहीं ज़्यादा पैसा लग रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कभी तो मैनेजरियल इश्यूज होते हैं, कभी करप्शन इशू होता है, कभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में किसी बात पे बन नहीं रही है वो इशू होता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पुअर फंक्शनिंग ऑफ पीपीपी मॉडल ये अपने आप में सिग्निफिकेंट चैलेंज है। दूसरा, हमारे कंट्री में लैंड एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस इश्यूज हैं। लैंड एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस इश्यूज आप देखते ही हो, सरकार को कोई हाईवे बनाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, वो जिस गांव से, वो जिस जगह से निकल रहा होगा वहाँ के लोग धरने पे बैठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं साहब हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। तो सरकार की भी लिमिटेशंस हैं। लैंड एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस इश्यूज देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी है, पैसा और ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बिकॉज हम देख ही रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो ये कह रहा है कि दुनिया भर में लगभग $79 ट्रिलियन रुपया चाहिए बाय 2040 फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो फंड्स की अभी भी कमी है। फिर लैक ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग के लेवल पे ही कमी देखने को मिलती है, और इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। रोडवेज के ऊपर एक्सेसिव बर्डन है। अगर हम बात करें रोडवेज की तो हमारे जो 60% फ्राइट ट्रांसपोर्ट है और 80% जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो किसके ऊपर चल रहा है, वो रोडवेज के ऊपर चल रहा है। तो एक्सेसिव बर्डन है। इसका एक मतलब ये भी है कि हमें हमारे अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को और डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहद पुराना है। डेटा ये कहता है कि 80% रेलवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेडेशन है उसमें भी हम स्लो हैं, उसमें भी हम धीरे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा एडुकेटली तो ये जो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन है ये भी रैपिड पेस पे होगा, ये भी ज़्यादा तेज होगा। ये प्रेजेंट चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के सामने। चैलेंजेस क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो पुअर फंक्शनिंग ऑफ द पीपीपी मॉडल, दूसरा लैंड एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस इश्यूज देखने को मिलते हैं, तीसरा लैक ऑफ फंड्स है, चौथा लैक ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग है,
5वां एक्सेसिव बर्डन ऑन द रोडवेज है, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर 6वां, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर पुराना हो चुका है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और लास्ट, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन में भी हम स्लो हैं, हम धीरे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि एक बार इनको पढ़ो, दिमाग में बिठाओ और फिर अपने हिसाब से अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, होपफुली आपने कर भी दी होगी। और ये दोनों चीज़ें चैनल की ग्रोथ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प कर सकते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये बेसिक बातचीत ये आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है इसको पुश करने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले बात की गई है प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव के बारे में। प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव, या जिसको नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी बुलाया जाता है, इसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 में। ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू 16 मिनिस्ट्रीज़ को इंटरकनेक्ट किया जाता है, ताकि ये जो 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग कर सकें और कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का। ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेहतर तरीके से प्लान करके इम्प्लीमेंट कर सकें, उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करती है प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव, जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग रेलवे एंड रोडवेज। एम क्या है? एम है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, ताकि जो ओवरऑल ईज ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो ईज ऑफ बिजनेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। बहुत बेसिक तौर पे याद रखो, प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव, इसको नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी बुलाया जाता है। कब लॉन्च किया? अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया। ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू 16 मिनिस्ट्रीज़ को इंटीग्रेट किया जाता है, एक साथ लाया जाता है, ताकि ये जो 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बेटर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकें और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर इसके बाद है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को 2019 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया। और ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक ग्रुप है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनको अगले 5 साल में एग्जीक्यूट किया जाएगा। बेसिकली 2019-20 से लेके 2024-25 के बीच में इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अगले 5 साल में एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके तहत इन्वेस्टमेंट कितना किया गया? 111 लाख करोड़ का। कितना? 111 लाख करोड़ का। और ये जो पैसा है इसका शेयर किस तरीके से है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा 39%, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा 40% और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आएगा बचा हुआ 21%। देखो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कब लॉन्च किया गया? इसको 2019 में। और ये बेसिकली है क्या? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनको अगले 5 साल में एग्जीक्यूट किया जाएगा। कब से कब तक? 2019-20 से लेके 2024-25 तक इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया? 111 लाख करोड़ का। और ये जो पैसा है इसमें शेयर किस तरीके से है? सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 39%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है 40% और प्राइवेट सेक्टर का शेयर है 21%। और ये जो पैसा है इसको वेरियस सेक्टर्स में कैसे अलोकेट किया गया है? एनर्जी सेक्टर को 24% शेयर दिया गया। ये जो पैसा है इसका 24% पैसा किस में लगाया जाएगा? एनर्जी सेक्टर के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। रोड्स के लिए 19% दिया गया, अर्बन सेक्टर के लिए 16% दिया गया, रेलवेज के लिए 13% दिया गया और जो सारे बचे कुचे अदर सेक्टर्स हैं उनके लिए 28% दिया गया। ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसमें सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को इंक्लूड किया गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दोनों को इंक्लूड किया गया है इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप जो है वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है
फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू लार्ज प्रोजेक्ट्स। जो लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इश्यू आ जाए, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को भी स्टैब्लिश किया गया है। और ये जो NIP है इसको होस्ट किया जाता है इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड के द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड प्लेटफॉर्म जो है वो इसको होस्ट करता है। देखो बहुत सिंपल तौर पे याद रखो, इतना याद रख लो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है कब इंप्लीमेंट किया गया, 2019 में इसको लाया गया। और ये है क्या? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनको अगले 5 साल में एग्जीक्यूट किया जाना है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 111 लाख करोड़ का। सबसे ज़्यादा शेयर किसको मिला है? एनर्जी सेक्टर को मिला है 24%, फिर रोड्स को 19%, अर्बन सेक्टर को 16%, रेलवेज को 13% और बाकी के अदर सेक्टर्स जितने भी हैं उनको मिला 28%। शेयर ऑफ फंडिंग कैसा है? सेंट्रल गवर्नमेंट 39% पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट 40% पैसा देगी और प्राइवेट सेक्टर जो है वो 21% पैसा देगा। बहुत सिंपल। फिर इसके बाद है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NMP, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसको 4 साल के लिए लॉन्च किया गया, 2022 से लेके 2025 के बीच के लिए इसको लॉन्च किया गया। 2021 में ही लॉन्च किया गया था इसको, 4 साल के पीरियड के लिए इसको लॉन्च किया गया। नाम क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसेट क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन। एसेट क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन, बेसिकली इसमें ये बोला गया कि हम गवर्नमेंट के कोर एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे और पैसा जनरेट करेंगे लगभग 6 लाख करोड़ का। कितना करेंगे? 6 लाख करोड़ का पैसा रेवेन्यू, या ये कहें कि मोनेटाइज करके इतना पैसा हम जनरेट करने वाले हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? जैसे सरकार के पास में रेलवे स्टेशन होते हैं, तो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसके तहत क्या बोला जा रहा है कि वो जो रेलवे स्टेशन है उसके ऑपरेशन को, उसके मैनेजमेंट को हम किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो ऑपरेशन है वो किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, बदले में उससे लिया जाएगा पैसा। प्राइवेट सेक्टर जो है वो जितना भी ऑपरेशन के थ्रू पैसा जनरेट होगा वो अपने पास में रखेगा। प्राइवेट सेक्टर का ये फायदा है। सरकार का फायदा क्या है कि सरकार को एक तो वो जो कामकाज, वो जो ऑपरेशन का खर्चा था उस रेलवे स्टेशन को चलाने का, उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, सरकार को बदले में पैसा मिला प्राइवेट सेक्टर से, और वो जो पैसा है उस पैसे को यूज़ किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए। तो एम क्या है कि गवर्नमेंट की कोर एसेट्स जितनी भी हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा और उनके थ्रू लगभग 6 लाख करोड़ रुपए जनरेट किए जाएंगे। रोड्स, रेलवेज और पावर सेक्टर से लगभग 66% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू को जनरेट किया जाएगा। इस 6 लाख करोड़ का जो 66% है वो कहाँ से आएगा? रोड्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू और पावर सेक्टर के थ्रू। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो टारगेट था मोनेटाइजेशन का वो कितना था? 4.30 लाख करोड़। और कितना हमने अचीव किया? 3.86 लाख करोड़ हमने अचीव किया। फाइनेंशियल ईयर 25 में जो एग्रीगेट मोनेटाइजेशन का टारगेट है वो कितना रखा गया है? 1.91 लाख करोड़। आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है। गवर्नमेंट की जो कोर एसेट्स हैं उनको ऑपरेशनल तौर पे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा कि आप कामकाज चलाओ, आप कामकाज देखो, बदले में प्राइवेट सेक्टर से पैसा लिया जाएगा। ये जो पैसा है इस पैसे को यूज़ किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए। ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन। भाई आप रेलवे स्टेशन को ढंग से चला नहीं पा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वो चला लेगा। ओनरशिप आपकी है, ये सरकार की है, लेकिन चलाने के लिए किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और वहाँ से पैसा आया। रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फिस्कल प्रूडेंस, पैसे को सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है, जो एसेट्स हैं उनको सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है। आपसे मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा है, उसमें शिकायतें आ रही हैं, आपका खर्चा भी लग रहा है, उसमें पैसा भी लग रहा है उसको मैनेज करने के लिए, आपको तनख्वाह भी देनी पड़ रही है ऑफिसर्स को। अब क्या हो रहा है? अब आप क्या कर रहे हो कि आपने जो ऑपरेशन है वो दे दिया किसी प्राइवेट सेक्टर को। अब प्राइवेट सेक्टर अपना देखेगा कि उसको कैसे चलाना है, और प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एक तो बेहतर सर्विसेज मिलेंगी लोगों को और बदले में सरकार को पैसा मिल रहा है, तो इसमें तो फायदा ही फायदा है। तो फिस्कल प्रूडेंस देखने को मिलता है। मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल, जो प्राइवेट कैपिटल है, जो प्राइवेट कंपनीज के पास में, इंस्टीट्यूशंस के पास में पैसा है, वो सरकार के पास में आता है। सरकार उसको एडिक्वेटली इन्वेस्ट कर सकती है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन कर सकती है। रिसोर्स एफिशिएंसी एंड प्रमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
ये सारे फायदे हैं इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के। चैलेंजेस क्या हैं? एक तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है। कोई एक अडानी होता है, कोई एक अंबानी होता है जो कि सरकार के किसी एसेट को ले सकता है और उसको चला सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मोनोपोलाइजेशन का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। भाई अडानी अंबानी दो लोग हैं, या एक आध कोई और ऐसा रईस इंसान होगा जो कि कर सकता है कि सरकार की जो एसेट है उसको चला ले, उसकी ओनरशिप तो नहीं मिल रही है लेकिन हाँ ऑपरेशनल तो कर सकता है, उससे पैसा जनरेट कर सकता है। लेकिन ऐसे दो चार ही लोग हैं, और ये दो चार लोग ही अगर सभी के ऑपरेशनल कामकाज को देखने लग जाएंगे, सभी का कामकाज पूरा वही यही देखेंगे, तो इनकी मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाएगी। फिर ये अपनी मनमानी करेंगे, फिर ये अपने हिसाब से चार्जेस लगाएंगे। प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो जनरली पॉलिटिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, और पॉलिटिकल फैक्टर से जब इन्फ्लुएंस होते हैं तो करप्शन देखने को मिलता है, और वो अपने आप में दिक्कत वाली बात है। फिर हमारे यहाँ पे सेक्टर रेगुलेटर्स, जो इंडिपेंडेंट सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं, उनकी भी कमी देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में चैलेंजेस हैं। बहुत सिंपल तौर पे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 4 साल के पीरियड के लिए लॉन्च की गई, 2022 से लेकर 2025 के लिए, और ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसेट क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन। और क्या बोला गया कि सरकार की जो कोर एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा, और उनके मोनेटाइजेशन के थ्रू 6 लाख करोड़ रुपए जनरेट किए जाएंगे। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी बातचीत। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये इंडिया का पहला सोवरिन वेल्थ फंड है। सोवरिन वेल्थ फंड का मतलब क्या होता है? ऐसा फंड जिसको सरकार ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, उसको बुलाया जाता है सोवरिन वेल्थ फंड। और इंडिया का पहला सोवरिन वेल्थ फंड कौन सा है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसको लाया गया 2015 में। कब लाया गया? 2015 में। क्यों लाया गया? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए 2015 में लाया गया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को, और ये इंडिया का पहला सोवरिन वेल्थ फंड है। NIIF को सेबी के साथ में रजिस्टर किया गया है एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। रजिस्टर किया गया है सेबी के साथ में एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, और इसको सेटअप किया गया है एज अ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इंडियन गवर्नमेंट का कितना शेयर है इसमें? 49%, और रेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जो है वो ओन करता है। इंडियन गवर्नमेंट का कितना है? 49% स्टेक है, और बाकी प्राइवेट सेक्टर के पास में है। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। और भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ना है, लेकिन अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।